welcome guys, welcome back. This is the first lecture of the blockchain series, and in this series we will be covering a solidity part from zero to advance, and this is the just intro about the solidity. This is just a short lecture about the solidity, what is solidity and what are the features, what are the key point of the solidity. So let's start with the introduction. So जो बहुत ही बिगनर है, जो बहुत ही जिन्हें बिल्कुल भी पता नहीं है ब्लॉकचेन के बारे में, उनको बता दूं कि अभी जो अभी सिर्फ ब्लॉकचेन सीखना चाहते हैं, तो सॉलिडिटी एक ऐसी लैंग्वेज है जहाँ पे हम सॉलिडिटी की हेल्प से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं, और वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो रन करते हैं इथीरियम वर्चुअल मशीन पे। बेसिकली जो सॉलिडिटी के कॉन्ट्रैक्ट है, जो सॉलिडिटी लैंग्वेज है, उसके जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इथीरियम पे रन करते हैं। ऐसे ही बहुत सारे डिफरेंट ब्लॉकचेन्स है बाकी भी, जिनकी अपनी लैंग्वेज है। जैसे फॉर एग्जांपल सोलाना है, उसकी लैंग्वेज है रस्ट, जो कि यूज़ करती है एंकर फ्रेमवर्क को, और वो जो अपने कॉन्ट्रैक्ट कंपाइल करके सोलाना पे रन करते हैं। SVM बोलते हैं उसे, सोलाना वर्चुअल मशीन। तो सॉलिडिटी है जो इट्स ऑल अबाउट द EVM पार्ट, इथीरियम वर्चुअल मशीन। सो हम अभी इसके रिगार्डिंग जो भी नेक्स्ट लेक्चर या जो भी आगे इस सीरीज़ में कवर करेंगे वो ऑल अराउंड EVM ही रहने वाला है। सो व्हाट इज़ सॉलिडिटी? फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत ही इंट्रो, एक बहुत ही बेसिक वीडियो होने वाला है जिसमें सिर्फ हम सॉलिडिटी के बारे में सीखेंगे, तो इसमें ज़्यादा कोडिंग वाला स्टफ रहेगा नहीं। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। तो सॉलिडिटी क्या है? तो जैसे मैंने बताया कि सॉलिडिटी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बाकी लैंग्वेजेस की तरह ही, पर यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरह जो एक की डिफरेंस है बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में और सॉलिडिटी में, वो है कि ये इसके जो कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं सॉलिडिटी में वो रन करते हैं ब्लॉकचेन पे। ठीक है, तो यहाँ पे गैस लगती है, यहाँ पे एक पैसे लगते हैं हर एक चीज़ के। अगर आपको कोई स्टेट वेरिएबल चेंज करनी है ना, तो कोई इनवेरिएंट चेंज करना है या कुछ भी है ना, तो उसके पैसे लगते हैं। ऐसा नहीं कि वो आप कुछ भी रिक्वेस्ट मारते जाओगे या लूप चलाते जाओगे अपने स्टेट वेरिएबल को, तो पैसे नहीं लगेंगे। तो यहाँ पे पैसे पे करने पड़ते हैं, तो वो गैस होती है, उसे गैस बोला जाता है ब्लॉकचेन की लैंग्वेज में। तो हम सॉलिडिटी में जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं, तो वो लिखते हैं इट्स अ काइंड ऑफ बैकएंड। ठीक है, जो सॉलिडिटी के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो बैकएंड की तरह एक्ट करते हैं। जैसे आपने मर्ज टैग में देखा होगा, बैकएंड होता है Node.js वगैरह में हम एक्सप्रेस में लिखते हैं, और एक डेटाबेस होता है MongoDB। तो अगर आपको मैं एनालॉजी दूं, जो बैकएंड की लैंग्वेज है ये है सॉलिडिटी। ठीक है, फ्रंट एंड में आप रिएक्ट या नेक्स्ट कोई कुछ भी यूज़ कर सकते हो। बैकएंड में हो गया अपनी सॉलिडिटी। ठीक है, तो सॉलिडिटी बैकएंड की लैंग्वेज। और आप बोलोगे अगर लैंग्वेज सॉलिडिटी है तो डेटाबेस कहाँ है? डेटाबेस इसकी ब्लॉकचेन है। ब्लॉकचेन एक इटसेल्फ अ लेजर। ब्लॉकचेन एक लेजर है जो कि खुद में ही डेटाबेस है। ठीक है, इसके बारे में कहीं और डिस्कस कर लेंगे कि ब्लॉकचेन के बारे में एक होल वीडियो कि ब्लॉकचेन की सिर्फ थ्योरी पार्ट की ब्लॉकचेन क्या है और क्या क्या की पॉइंट है ब्लॉकचेन के बारे में, तो हम उनके बारे में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल हम सॉलिडिटी पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया सॉलिडिटी का लैंग्वेज है जो कि ब्लॉकचेन पे रन करती है, और ये इसका हम यूज़ करते हैं डैप बनाने में। डैप क्या होता है? डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन होती है। आप जब भी किसी वेबसाइट के साथ जाके इंटरेक्ट करते हैं, तो उसका डेटा या उसकी सेंसरशिप जो कुछ भी उसकी ओनरशिप होती है पूरे के पूरे डेटा की, उसकी जो पूरी कमांड होती है वो किसी सेंट्रलाइज अथॉरिटी के पास होती है, या तो वो कंपनी होती है या कोई और इंस्टीट्यूट हो सकता है। पर सॉलिडिटी में ऐसा नहीं है। जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं, इसमें इट्स ऑल अबाउट द डिसेंट्रलाइज। ठीक है, हम जो भी लिखेंगे, हम जो भी ऐप बनाएंगे या जो भी वेबसाइट बनाएंगे, वो सारी डिसेंट्रलाइज होंगी, और वो हम पे रहता है कि हम कोड कैसे करते हैं, हमारा कोड कैसा है, वो किस हद तक डिसेंट्रलाइज है, किस हद तक नहीं है। कुछ चीज़ें जो होती है हम खुद से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि ओनरशिप वगैरह होती है। अगर आपको नहीं पता तो हम बाद में इनको भी देखेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट इज इट्स इम्यूटेबल। ठीक है, तो जो ब्लॉकचेन का कोड होता है, जो सॉलिडिटी का कोड होता है, वो इम्यूटेबल होता है, यानी कि हम उसे चेंज नहीं कर सकते अगर एक बार वो डिप्लॉय हो गया वर्चुअल मशीन पे, इथीरियम वर्चुअल मशीन पे।
पर इसमें 100% जो है वो मैं इस पे एग्री नहीं करूँगा, क्योंकि अभी क्या कि अभी हम जस्ट अगर आप बिगिनर हो तो अभी आप इस पे स्टिक रह सकते हो कि ये इम्यूटेबल है। ये इम्यूटेबल भी है, और वो म्यूटेबल ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ चेंज कर दो या कुछ भी चेंज कर दो, ऐसा नहीं है। वो एक बड़ा ही स्ट्रक्चर्ड वे में हम उसे म्यूटेबल बना सकते हैं। उसके लिए जो है अपग्रेडेबल प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय होते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। मैं आपको जस्ट ये सिर्फ हर एक चीज़ का एक ओवरव्यू बता रहा हूँ, एक ऊपर से एक व्यू दे रहा हूँ आपको सब चीज़ों का, कि आपको एक आइडिया रहे कि आपको लाइक क्या करना है इसमें और चीज़ें कैसे कैसे हैं सॉलिडिटी में। ठीक है, तो एक पता चल गया हमें कि इस पे डैब बना सकते हैं, ये इम्यूटेबल है। ऑब्वियसली म्यूटेबल भी है, पर वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल के लिए इम्यूटेबल है। तो और जो जावास्क्रिप्ट बैकग्राउंड से आते हैं बंदे, उनके लिए बहुत आसान रहती है, क्योंकि इसका सिंटेक्स अप्रॉक्सीमेटली जावास्क्रिप्ट से मैच करता है। ठीक है, सो नेक्स्ट इज अ सॉलिडिटी स्पेशल, मतलब व्हाट इज स्पेशल अबाउट सॉलिडिटी। एज आई सेड कि ये जो इसका जो कोड होता है वो इथीरियम वर्चुअल मशीन पे रन करता है, और जब हम इसे डिप्लॉय कर देते हैं इथीरियम वर्चुअल मशीन पे, ईवीएम पे, तो जो कोड होता है इसका वो इम्यूटेबल रहता है। ठीक है, तो ये सेल्फ एग्जीक्यूटेबल है। लाइक एक बार डिप्लॉय कर दे तो उसके बाद आप फंक्शन वगैरह को कॉल वगैरह कर सकते हो, या कोई जैसे कोई भी कंडीशन मैट होती है तो ये खुद ही एग्जीक्यूट कर देता है, जैसे कि बाकी लैंग्वेजेस में भी होता है कि सेल्फ एग्जीक्यूटेबल जो एक प्रॉपर्टी होती है वो रहती है सब में। तो लास्ट इज इट्स अ डिसेंट्रलाइज, एज आई सेड। ओके, सो नेक्स्ट की फीचर ऑफ सॉलिडिटी, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है फॉर द इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट इज इट्स सिमिलर टू अदर लैंग्वेज, लेकिन इतना भी सिमिलर नहीं है सी प्लस प्लस और पाइथन वगैरह से। ये बहुत ही सिमिलर है जावास्क्रिप्ट से। जो लोग जावास्क्रिप्ट करके सॉलिडिटी में आ रहे हैं, मैंने भी ऐसे ही किया था। जावास्क्रिप्ट मैंने पहले किया था, पहले मन किया था मैंने, बाद में मैं ब्लॉकचेन में शिफ्ट हुआ था। तो जो जावास्क्रिप्ट करके आ रहे हैं उनके लिए ये बहुत आसान रहता है सॉलिडिटी, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको बहुत ही लाइटली ले लें, क्योंकि ये ब्लॉकचेन की लैंग्वेज है। तो यहाँ पे हमें सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, हर एक चीज़ का, क्योंकि यहाँ हर एक चीज़ की गैस लगती है, जो कि फीस होती है, जो कि हमें कॉइन्स में पे करनी पड़ती है। ठीक है, सेकेंड थिंग इज स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज। तो लाइक बाकी लैंग्वेज जैसे टाइपस्क्रिप्ट वगैरह हो गया और रस्ट वगैरह हो गया, तो इनमें जैसे हमें हर एक चीज़ को, डेटा टाइप को डिफाइन करना पड़ता है, हर एक वेरिएबल को, कि ये कौन सा डेटा टाइप का वेरिएबल है। क्या ये बुलियन का है, UN256, जो भी है लाइक, है ना, हमें उसके डेटा टाइप डिफाइन करनी पड़ती है। तो इट्स अ स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज। कॉन्ट्रैक्ट बेस है, इसमें जो भी हम करेंगे वो हम सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट ही बना पाएंगे। इसमें और ऐसा कुछ नहीं है कि हम इस पर कुछ और बना दे, तो हम इस पर सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। सिक्योर है, हाँ ये काफ़ी हद तक सिक्योर है लैंग्वेज, पर कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि जो वनरेबिलिटी है इसमें, जो कि हम जो इसके सिक्योरिटी प्रोस्पेक्टिव के जो सिक्योरिटी प्रोस्पेक्ट है इसके, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। जो कि पहले ये सॉलिडिटी वाला पार्ट कवर होगा, जो सारी फंडामेंटल से लेके एडवांस तक सॉलिडिटी कवर करेंगे यार। बिल्कुल ही सॉलिडिटी को, मतलब बिल्कुल अगर कोई भी इंटरव्यू और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है तो आप सॉलिडिटी लगभग जो है सभी क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। ठीक है, तो सिक्योर जैसे मैंने बता दिया कि ये सिक्योर है, पर कुछ कुछ वनरेबिलिटी रह जाती है जो कि सॉलिडिटी हैक्स में आती है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। सो एंड देन इज एज वी डिस्कस कि ये वर्चुअल मशीन पे रन करती है। ठीक है, तो सॉलिडिटी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, जैसे कि जावास्क्रिप्ट है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो जावास्क्रिप्ट बैकग्राउंड से बंदे आ रहे हैं, उनके लिए बहुत ही आसान रहता है यहाँ सॉलिडिटी में मूव करना, सॉलिडिटी पे शिफ्ट करना। ठीक है, तो क्यों है, कैसे हम इसको जस्टिफाई करेंगे अगर कोई पूछ भी रहा है, तो जावा जो सॉलिडिटी है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। कैसे है, जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो होता है हमारा इसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारा इसमें, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो जो ऑब्जेक्ट होती है उसकी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, कुछ ना कुछ फंक्शन परफॉर्म करता है वो ऑब्जेक्ट में, है ना। जैसे आप जावास्क्रिप्ट में देखा होगा कि हम किसी ऑब्जेक्ट में अंदर फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं, तो वैसे ही सीन है। तो ऑब्जेक्ट एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, हमारा जो ब्रॉड वे में देखा जाए सारा स्मार्ट पूरा जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो एक ऑब्जेक्ट है। तो उसकी प्रॉपर्टी क्या है, वेरिएबल्स स्टेट वेरिएबल्स पता है क्या, जो वेरिएबल्स सीधा डायरेक्ट ब्लॉकचेन पे स्टोर होते हैं ना, जो वेरिएबल सीधा ब्लॉकचेन की स्टोरेज में स्टोर होते हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो भी वेरिएबल होंगे जो वो सीधा ब्लॉकचेन की स्टोरेज पे स्टोर होंगे,
उनको हम बोलेंगे स्टेट वेरिएबल। तो वो उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं। आगे हम इनमें फंक्शन वगैरह डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इज इट्स अ करली ब्रैकेट लैंग्वेज, जैसे कि जावास्क्रिप्ट है। तो करली ब्रैकेट क्या होता है कि बहुत सारी लैंग्वेज है जो करली ब्रैकेट है, लाइक ऑलमोस्ट लैंग्वेज जहाँ तक मैंने पढ़ी है लाइक वो सारी करली ब्रैकेट ही थी। तो करली ब्रैकेट की हम इसमें स्कोप डिफाइन करते हैं ऐसे, जैसे ये करली ब्रैकेट आपको दिख रहा है ना, तो हम इसी में स्कोप डिफाइन करते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि ये रीयूजेबिलिटी को बढ़ाता है, एक कोड को मैनेज करने में हमारी हेल्प करता है। अगर हमें कोई लूप रन करने हैं, कोई फंक्शन डिफाइन करने हैं, तो हम ऐसे करली ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। सो वाई सॉलिडिटी इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। सॉलिडिटी इज अ फाउंडेशन ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन, ये हमने डिस्कस कर लिया है। सो ये मिडल मैन को रिमूव करती है। कैसे रिमूव करती है ये हम आगे पढ़ेंगे। कुछ डीफाई प्रोटोकॉल, कुछ डीफाई प्रोजेक्ट हम बनाएंगे जहाँ पे हम देखेंगे कि अगर बैंक्स को हमें रिमूव करना है या बैंक का काम हमें करना है डिसेंट्रलाइज वे में, तो वो हम सॉलिडिटी की हेल्प से कैसे करेंगे। तो ये क्योंकि बैंक के मिडल मैन होते हैं, हम हैं और कोई और इंस्टीट्यूट होगा जहाँ पे बैंक इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो अगर बैंक को रिमूव करना है वहाँ पे ब्लॉकचेन ले आओ, आपका पीयर टू पीयर हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट 1v1। तो थर्ड इज इट्स मेक एप्लीकेशन ट्रांसपेरेंट, सिक्योर एंड ट्रस्टलेस, ठीक है। ये भी हमने डिस्कस कर लिया। और नेक्स्ट है कि हम इस पर बहुत सारी इनोवेशन कर सकते हैं। तो हाउ सॉलिडिटी वर्क्स, ये थोड़ा सा जो बहुत बिगिनर है उनके लिए थोड़ा सा टफ रह सकता है, बाकी इतना है नहीं। हम कोड राइट करते हैं, हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं, सब सीखेंगे हम आगे। हम डेवलपर क्या करते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं सॉलिडिटी में, ठीक है। हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख दिया, उसके बाद हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को कंपाइल करते हैं। देखो कंपाइल करने के बहुत सारे तरीके हैं, वे ये भी हम आगे पढ़ेंगे। कंपाइल या तो हार्ड हेड में होता है, जो बहुत ही बिगिनर है शायद उन्हें ना पता हो, पर मोस्ट ऑफ को मुझे लगता है पता होगा। हार्ड हेड में कंपाइल करते हैं, या फोर्ज एप्लीकेशन में कंपाइल, या फोर्ज में कंपाइल कर सकते हैं, सॉरी एप्लीकेशन नहीं है वो, या फोर्ज में फाउंड्री में हम इसे कंपाइल कर सकते हैं। या बहुत ही जो बेसिक है या बहुत ही एक सिंपल और इजी वे है, हम रीमिक्स IDE में इसे कंपाइल कर सकते हैं। जब हम इसे कंपाइल करते हैं तो हमें ये ABI और बाइट कोड देता है, ABI बाइट कोड और ऑप कोड देता है, जो कि हमें आगे हेल्प करते हैं। उस ABI और बाइट कोड की हम हेल्प से हमारी एप्लीकेशन को, हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको इंटीग्रेट करने में ये हमारी हेल्प करते हैं यहाँ पे फ्रंट एंड में। तो जब भी हमें इसके फंक्शन वगैरह कॉल करने हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के, हमें क्या मिलता है जब हम कंपाइल करते हैं, हमें ना इसका हमें इसका एड्रेस भी मिलता है और हमें बाइट कोड और ABI भी मिलती है। और हम उन दोनों की हेल्प से, ABI और एड्रेस की हेल्प से, ABI बाइट कोड और एड्रेस की हेल्प से हम अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं। कहाँ पे? फ्रंट एंड में, रेक्ट की हेल्प से या नेक्स्ट की हेल्प से। और ये किसकी हेल्प से करते हैं? etho.js लाइब्रेरी है, ठीक है, हम उसकी हेल्प से करते हैं ये। वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे जैसे हम फ्रंट एंड इंटीग्रेशन वाले पार्ट पे मूव करेंगे। पहले हम सॉलिडिटी सीखेंगे, ठीक है। तो ये जब डिप्लॉय हो जाएगा तो इसके जो सारे स्टेट वेरिएबल, जैसे मैंने पहले बताया था, उसके सारे स्टेट वेरिएबल जो हैं वो ब्लॉकचेन पे सीधा स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। एंड वेयर इज सॉलिडिटी यूज्ड, ठीक है। जैसे हमने डिस्कस किया कि हम इससे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख सकते हैं, और वो जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हम लिखते हैं वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या लिख सकते हैं उसमें, मतलब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी तो कोड है ना, तो उस कोड में क्या ऐसा बना सकते हैं? तो हम डीफाई एप्लीकेशन बना सकते हैं डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की, जैसे डेक्स हो गया, AMM वगैरह हो गया, और भी ट्रेडिंग के जो भी एप्लीकेशन है वो हम बना सकते हैं। बाद में NFT बना सकते हैं, नॉन फंजेबल टोकन। अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता दूं, NFT मीन्स कि जो चीज़ किसी एक चीज़ से एक्सचेंज ना हो सके। अगर मेरे पास 1 रुपये है, मेरे पास 1 रुपये और मेरे एक दोस्त के पास 1 रुपये है, तो मैं अपना 1 रुपये अपने दोस्त के 1 रुपये के साथ एक्सचेंज कर सकता हूँ, ठीक है। वो हो गया फंजेबल, वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो सकते हैं। नॉन फंजेबल है जो एक्सचेंज नहीं हो सकता, ठीक है। अगर कोई स्पेशल पेंटिंग वगैरह का आपको पता होगा कि वो पेंटिंग्स वगैरह एक्सचेंज नहीं होती, उनका कोई वो रिप्लेसेबल नहीं होती, वो यूनिक है। तो ऐसी NFT होते हैं जो वो यूनिक होते हैं। जैसे यहाँ लिखे रखा है डिजिटल आर्ट वगैरह या कलेक्शन वगैरह या गेमिंग आइटम्स वगैरह, जैसे वो कार्ड वगैरह होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इसे गेमिंग वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, और सप्लाई चेन वगैरह, मतलब बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं। ये कुछ बेसिक हैं, आप अगर चाहो तो आप और भी एक्सप्लोर कर सकते हो, GPT कर सकते हो या गूगल कर सकते हो, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द सॉलिडिटी इंट्रोडक्शन। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था, आगे हम स्टार्ट कर देंगे सीधा सॉलिडिटी कोड में, तो हम कोड करेंगे डायरेक्ट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।